वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको करवा रही हूँ ये एसआई का एग्ज़ाम जो 2015 में हुआ था, सब इंस्पेक्टर का। तो उसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ मैथ्स के। ठीक है, तो मोस्टली मेरा मैथ्स का ही जो आपका क्लासेस रहती हैं मैथ्स की रहती हैं। तो आप पहले ये मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट जो मैं करूँगी उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि पेपर किस टाइप का आता है और आपको नॉलेज कितनी है, कहाँ पे आप अटकते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कैलकुलेशन में होता है, फॉर्मूलाज में होता है, या बिल्कुल आपका बेसिक ही नहीं है। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 10 क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए, यदि a इज़ लेस देन 0 तो निम्न 4 संख्याओं में कौन सी अधिकतम है। a इज़ लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, a क्या है, नेगेटिव है। माना मैंने a को -1 ले लिया तो अब 2a - 2 हो जाएगा 4a - 4 और आपका 8a हो जाएगा -8। अब आप खुद ही बताइए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। निगेटिव में क्या होता है, 0 से हम बैक चलते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो 0 से अगर हम ये लेफ़्ट की तरफ चलते हैं माइनस में, तो माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी मान क्या होगा उसका उतना कम होगा। ठीक है, तो -1 सबसे बड़ा, -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा। तो इस तरह से संख्याएं छोटी होती जाती हैं। और देखिए, तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -2 ग्रेटर देन -3, इस तरह से आगे हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको a इज इक्वल टू -1 लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या -1 हो जाएगी अगर a इज़ लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 मान के क्या हो, लेस देन 0 मतलब क्या है, संख्या निगेटिव में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संख्या सबसे बड़ी a हो जाएगी। a को आप -2 लीजिए, -4 लीजिए, आंसर आपका यही आने वाला है कि जो a हम संख्या मान के चलेंगे वही क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4 राइट साइड में संख्याएं बढ़ती हैं और लेफ़्ट की ओर जाते हुए संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं का मान घटता है। ये क्या है आपका, ये नंबर सिस्टम है। और ये संख्या रेखा पर भी अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो इस तरह ही चलते हैं। ठीक है ना, 0 के बाद संख्याएं बढ़ती हैं और 0 से पहले घटती हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 5 आता है। ये प्रिंट यहाँ पे समस्याएं हैं, ये मैंने क्वेश्चन पेपर से ही ये उठाए हैं। संख्याएं हैं जिनमें अंक 5 आता है, तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आप याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ट्रिक है आपकी। तो आप पहले ये देखिए कि 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी जिनमें अंक 10 से 100 के बीच। ठीक है, तो देखिए हम 15 25, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी। अगर आप मेरी मैथ्स की वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन SSC में शायद पहले भी पूछा गया है, SSC में, UKPSC में कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको ये करवाया भी है। तो देखिए 10 और 15 के बीच स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जिनमें अंक 5 आएगा आपका, 15 आएगा, 25, 35, 45, 50 और 51 to 59 कितनी 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें अंक 9 एक बार आएगा और 55 में 2 बार आता है, तो 10 संख्याएं हो जाती हैं 51 to 59। और आप देख रहे होंगे मैंने 95 तक संख्याएं लिख ली हैं। तो कुल कितनी संख्याएं आप गिन सकते हैं, यहाँ पे 10 संख्याएं तो वो हैं जो 51 to 59 है और बाकी आप काउंट करेंगे तो ये 9 संख्याएं हो रही हैं, यानी 19 बार क्या आता है, आपका अंक 5 आता है। जोड़ने में कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो आप देख सकते हैं, बाकी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 10 15 25 35 45 50 65 75 तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 51 to 59 में आपको ध्यान रखना है कि संख्याएं कितनी गिननी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक है तो 5 पूर्णांकों में से अधिकतम कितनी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। 5 अंक आपको दिए हुए हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर से, यानी 1 2 3 4 5 हैं वो। तो इन 5 पूर्णांकों में से
कितनी संख्याएं ऋणात्मक हैं जब उनका गुणनफल क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे होंगे मैक्सिमम 5 नंबर दे रखा है। तो चलिए 5 लेके चलते हैं। क्या पाँचों की 5 अधिकतम 5 संख्याएं हैं ना, तो क्या पाँचों की 5 माइनस है, करके देखते हैं। तो हमने पाँचों संख्याओं को माइनस लेके मल्टीप्लाई कर लिया है। तो सबसे पहले जो 2 माइनस किए थे, माइनस माइनस प्लस, और प्लस देखिए आप मैं किस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि इतना आपको जानकारी होगी। माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। एक सबसे पहले दो लेकर के मैं चल रही हूँ। पहले स्टेप पे मैंने माइनस इंटू माइनस को प्लस किया है, फिर आप दूसरे स्टेप में देख रहे होंगे कि प्लस माइनस का हमने माइनस किया है, और फिर माइनस माइनस का प्लस आया है, और लास्ट में हमारे पास बचता है प्लस इंटू माइनस, तो आंसर आ जाता है माइनस। यानी अगर आप देखेंगे कि ऑड संख्याएं होंगी, ऑड संख्याएं अगर मल्टीप्लाई होंगी माइनस में, तो उनका गुणनफल हमेशा माइनस आएगा। 3 माइनस होंगे तो भी आंसर माइनस आएगा, 5 माइनस होंगे तो भी आंसर माइनस आएगा। और इतना आप जानते होंगे कि 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस बनता है। अपोजिट साइंस यानी 1 प्लस और 1 माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और 2 प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा। यानी सेम साइन, एक जैसे चिन्ह जब गुणा होते हैं तो उत्तर प्लस होता है एक बार, और अलग अलग होते हैं तो उत्तर माइनस में आता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए पूर्णांकों में से किसके सबसे अधिक भाजक हैं। भाजक यानी आपके डिविजर हैं। भाजक मतलब कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा पूर्णांक है जो सबसे अधिक संख्याओं से जिसमें भाग चला जाता है। यानी साफ साफ बात है, आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं, सबसे ज़्यादा गुणनखंड किसके हो जाते हैं। तो इसमें तो हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 176 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालने वही इसीलिए मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने का हमारा उद्देश्य यही था कि आपको पता चले कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो जो आपको नहीं आता है, बेसिक नहीं आता है, कैलकुलेशन नहीं आती है, गुणनखंड नहीं आता है, तो आपको स्टार्टिंग से क्लासेस करवाई जाएंगी। पहले आप देख लीजिए कि आप कितने पानी में, हाँ, आप इस क्वेश्चन पेपर को कितना सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए 176 के फैक्टर मैंने किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, और इस प्रकार जब 176 का हम देखते हैं तो इसके 5 भाजक यानी 5 गुणनखंड हो गए। 182 के मुझे 3 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे 99 के भी हमें देखते हैं कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये आपका 99 के भी हमें 3 भाजक दिखाई दे रहे हैं। 101 का जहाँ तक मुझे लगता है कि 101 शायद एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, और अगर आपको जानकारी है कि किससे भाग जाता है तो आप हमें बता सकते हैं। जितना हमने गुणनखंड करके देखा तो 176 ऐसा नंबर है जिसके सबसे अधिक भाजक हैं। ठीक है, तो 4 पूर्णांकों में 176 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है, 1 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या होगी। 1 से 1000 के बीच बताना है आपको, 5 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 1 से 1000 के बीच देखना है आपको। 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, या तो उनके लास्ट में 5 आए या उनके लास्ट में 0 आए। लास्ट मतलब इकाई का अंक या 5 हो या इकाई का अंक अगर 0 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 50 के बीच हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई तरीका पता है तो अच्छी बात है। बेसिक मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, बिल्कुल बेसिक से हम जो बच्चे बिल्कुल नए नए मैथ्स जिनको सिर्फ गिनती आती है या टेबल्स आते हैं उनको भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप 1 से 50 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कितना है। वैसे 200 संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि 1 से 100 तक 20 संख्याएं होती हैं, तो इसी तरह हम 1000 तक करते हैं तो 20 गुणा 10 200 होता है। पहले आप देखते हैं 1 से 10 तक 2 संख्याएं, 10 से 20 तक भी 2 संख्याएं ऐसी होती हैं, यानी 11 से 20 आगे,
20 से 30, 21 से 30 की बात हो रही है, ये लिखा मैंने 20 से 30 है, ये 20 से और 30 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 से जब हम आगे बढ़ते हैं 40 तक तो 2, और इस प्रकार 50 तक हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं हो रही हैं। अब देखिए ये 10 संख्याएं, 1 से 50 तक 10 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 5 से विभाजित होती हैं, और इसी प्रकार 50 से 100 तक अगर हम देखते हैं तो 10 और संख्याएं होती हैं। तो शायद मैंने पहले थोड़ा कुछ और बोला था, मिस्टेक हो गई है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम जब अभी करके दिखा रहे हैं तो 1 से 100 तक अब कितनी टोटल संख्याएं, 20 संख्याएं 1 से 100 तक क्या होती हैं आपकी, 5 से विभाजित होती हैं, ठीक है। 1 से 100 तक 20 संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। अब कैसे होंगी मैंने आपको दिखा दिया। 1 से 10 में क्या आएंगे, 5 से 5 और 10, 10 से 15 के बीच में 15 और 20, इस तरह से हमने संख्याएं देखी हैं 5-5 के गैप में। तो 1 से 100 तक जब हमारे पास 20 संख्याएं होती हैं तो 1000 तक क्या करेंगे हम, 10 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 10 आपका 200 आंसर आ जाता है। आप थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो एक्स वाई का मान क्या है। पहले तो हमने फॉर्मूले ओपन कर लिए, आप देख रहे होंगे। x प्लस वाई स्क्वायर, y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हमने क्या किया है, हमें 2xy निकालना है तो हम बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे। हमने समीकरणों को घटा दिया है। जब हमने घटाया है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस, और 2xy से 2xy माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो जाता है। तो ये 4xy इज इक्वल टू 100 माइनस 16 84 बन जाता है, और xy इज इक्वल टू 84/4, यानी यहाँ पे हमारा 21 आ जाता है। थोड़ा सा आप देखते होंगे, हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करते हैं, बोलते थोड़ा स्लो हैं, ज़्यादा नहीं था। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। बाकी अभी आपको अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी, द्विघात समीकरण आपके एसआई के सिलेबस में है, आप चिंता मत कीजिए, वो आपको करवाया जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप जान सकें कि आपको कितनी जानकारी है, ठीक है। अब ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन आया है। अब देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी आए और आपको सॉल्यूशन भी दिख जाए तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ता है फ़ॉन्ट का। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे होंगे जूम करके देख सकते हैं। धनराशि कोई दी हुई है, दी नहीं है, कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज है 3 वर्ष, पहले कितने हैं 3 वर्ष, तो N1 मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, और कितनी हो जाती 800। तो जो राशि बाद में मिश्र धन होती है उसे हम अमाउंट होता है A1 इज इक्वल टू 800। राशि वही रहती है जिसको मैंने पी लिया है, समय बदल जाता है, N2 हमने 4 किया है, और बाद का जो अमाउंट है A2 हमने 840 किया है। हमें निकालना है ब्याज दर प्रति वर्ष, यानी हमें R को फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 एक ब्रैकेट में होता है और उसकी पावर में N लगता है। अब हम पहले A1 को ले लेते हैं। A1 हमारे पास 800 है, P हमारे पास दोनों जगह सेम है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और पावर N1 कितना है हमारे पास 3। ये मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरे में क्या है, अमाउंट 840 है, धनराशि P रहेगी 1 प्लस R अपॉन 100, और किसकी पावर में 4, N2 कितना है 4 है, जब अमाउंट 840 है। 2 इक्वेशन बन गई है। अब मुझे यहाँ पे R फाइंड करना है, और इसमें जो इक्वेशन बन रही है P के साथ मल्टीप्लाई में बन रही है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को प्लस या माइनस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम 2/1 या 1/2 कर सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड किया है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो ये बन जाएगा 840/800 इज इक्वल टू P से P हम कैंसिल कर देंगे जब हम डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 4 ये ऊपर है क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिखी गई है, और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 डिनोमिनेटर में है। और जब सेम संख्याएं भाग होती हैं तो क्या होती है, उनकी पावर माइनस हो जाती है,
ठीक है। तो 1+r/100 की पावर, दोनों की पावर माइनस कर दी, 4 - 3। इधर से हम 840 और 800 को कैंसिल करते हैं तो ये बनता है हमारा 21/20 और इधर 4 - 3 पावर 1 हो जाता है और ये हो जाएगा 1+r/100। ये होल के अपॉन में 100 नहीं है, थोड़ा सा कट कर लिया मैंने, तो ये 1+r के अपॉन में 100 है, 1 सेपरेट है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 21/20 -1 और ये r/100, 1 को हम इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, ये -1 हो जाता है। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 20 में एलसीएम ले लेती हूँ तो मेरे पास होता है 21 - 20/20, जिसको मैंने क्या लिखा है आपका 1/20 और राइट साइड में आता है आपका r/100। आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा r = 100/20 और 100/20 का मतलब होता है 5। तो ऑप्शन सी जहाँ पर 5% आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि हमें प्रैक्टिस है तो हम फटाफट कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बाकी तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपको। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं आपकी। फॉर्मूला आप चक्रवृद्धि ब्याज का याद कीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। डिवाइड का हमने सिंपल 2 इक्वेशन सॉल्व की हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड की है। मेन क्या था कि आपको पता होना चाहिए था कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। बाकी प्लस माइनस आपको अलजेब्रा में अगर इक्वेशन सॉल्व करनी आती तो लेफ़्ट ले जाना, राइट ले जाना, और जब भिन्न होती है तो ऊपर जाने पे माइनस हो जाता है। सेम अगर नंबर्स होते हैं, पावर ऐड होती हैं, माइनस होती हैं। ये घातांक एवं करनी वाला जब आपको लेसन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये अलजेब्रा की बेसिक्स आपको बताई जाएंगी। अभी क्या था ये चक्रवृद्धि। अब देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको घातांक एवं करनी की जानकारी होनी चाहिए, कैसे फॉर्मूलाज लगाएंगे, अलजेब्रा में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपको जानकारी होगी कि 75-70 शायद, अभी मैं आपको जानकारी दे दूंगी, 75 मार्क्स का शायद आपका मैथ्स आने वाला है और हाई स्कूल लेवल का मैथ्स काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो आप थोड़ा अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रुक सकता है। आगे क्वेश्चन है, सही कथन छांटिए कि इनमें क्या है। 3 नंबर से हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, 7/9, 9/11 और 11/13। बताना है कि कौन सा सही है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भिन्न का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्रम लगाने का आता है कि कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनके एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। ठीक है, हर का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेके आप कर सकते हैं और एलसीएम लेकर के हम क्या करते हैं कि भिन्न को जैसे हम जोड़ने में करते हैं ना, कुछ उसका तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगी जब भिन्न पढ़ाऊंगी। अभी ये था कि थोड़ा सा वो काफ़ी लेंदी आ रहा था तो हमने क्या कर दिया, अभी इनको डिवाइड करके देख लिया कैसे आएगा। तो 7/9 में डिवाइड करते तो ये मेरा 0.77 आ जाता है। 9/11 को 0.82 बन रहा है और 11/13 अगर मैं देखूँ तो ये मेरा आता है 0.08। ठीक है, तो 7/9 बन गया 0.77 और 9/11 0.82 और 11/13 बना है 0.08। अब आप बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा नंबर आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर 0.82 यानी 9, फिर आ रहा है 0.77 यानी 7/9 और सबसे छोटा नंबर है आपका 11/13 जो 0.08 है। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। सबसे बड़ा 9/11 है। ठीक है, तो 9/11 जिसमें सबसे बड़ा है, ये देखिए, ये सी वाले ऑप्शन में तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। देखिए 9/11 जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पे टिक जाने हमने क्यों किया है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जो 9/11 है वो क्या है, 7/9 से भी बड़ा है और 11/13 से भी बड़ा है। तो सी वाला ऑप्शन जो क्या है बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका डी वाला आएगा। ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, डी वाला इसका सही आंसर है। आप पॉइंट में खुद देख सकते हैं, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। अब फैक्टर्स निकालने हैं आपके, अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस तरह से, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले जानते होंगे तो आप तुरंत क्या करेंगे,
4 इंटू ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू ए माइनस बी और होल का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए मैं इसे लिख सकती हूँ 3 इंटू बी माइनस सी होल का स्क्वायर। अगर आपने अलजेब्रा थोड़ी भी पढ़ी आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। अब ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या बनते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यही मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। मेरे पास दो टर्म आ गए हैं, एक आ गया है 2 इंटू ए माइनस बी, एक आया है 3 इंटू बी माइनस सी, और दोनों के अलग अलग स्क्वायर हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से करके देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर अभी बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया था, फिर से लिख लेते हैं, 4 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 9 इंटू बी माइनस सी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये चूँकि ये 4 2 का स्क्वायर है तो इसको भी मैं एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, और ये मेरा बन जाता है 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपके मैंने क्या बताया फॉर्मूला आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है, 2 इंटू ए माइनस बी, ये मेरा ए है, और बी हमारा क्या है, 3 इंटू बी माइनस सी। तो एक बार हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं ए माइनस बी। तो ए क्या है, 2 इंटू ए माइनस बी माइनस 3 इंटू बी माइनस सी। प्लस माइनस कहीं पे मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे करेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस 2b प्लस 3b माइनस 3c। मैं पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, और दूसरा ब्रैकेट क्या है आपका, ये देख लीजिएगा, दूसरा ब्रैकेट है आपका 2a माइनस 2b माइनस 3b, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3c बन जाएगा। दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका पहला वाला ब्रैकेट 2a प्लस b, ये आपका 2a प्लस b माइनस 3c, और ये 2a माइनस 5b प्लस 3c, 2a प्लस b माइनस 3c, 2a माइनस, आपका b वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मुझसे भी है, देखिए कैलकुलेशन में कैसे मिस्टेक हो जाती है। माइनस 2b प्लस 3b का प्लस b आना था, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस b कर दिया और d वाला ऑप्शन को टिक लगा लिया है, जो बिल्कुल गलत आंसर हमसे ही हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन थोड़ा ठीक कीजिएगा, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, आपको करेक्ट कर लीजिएगा, बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2a प्लस बी माइनस 3c और 2a माइनस 5b प्लस 3c। कैलकुलेशन आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी मिस्टेक हमसे भी जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। और हमने क्या बनाया यहाँ पे इस फॉर्मूले को, 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने बनाया है 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एक पार्ट ए हो गया और एक पार्ट पूरा बी हो गया है। तो मेन क्वेश्चन का जो बेस था वो यहाँ पे था, बाकी कैलकुलेशन प्लस माइनस आप ध्यान से कीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, वृत्त से है। यदि एक वृत्त की परिमाप तथा क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अब बताइए। दिया कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी परिमाप यानी परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, समान है तो इक्वल कर लिया। इक्वल करके देख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, और इधर 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाता है। लास्ट में ये हो जाता है 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर। और मैंने आपको बताया जब सेम संख्याएं होती हैं भाग में, डिवाइड में, तो क्या होता है पावर माइनस, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू आर, और फाइनली r इज इक्वल टू 2, यानी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2 इकाई। तो 10 क्वेश्चन ये 2015 के SI के पेपर के मैंने आपको करवाए। आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पता चल गया होगा कि आपको कितना आता है, कितनी आपकी ज़रूरत है। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और नेक्स्ट सेशन का ज़रूर वेट कीजिए।